राधे राधे सभी साथियों को। इसे गोविंद पांडे पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और पहली क्लास में जो इसकी पिछली क्लास हुई है वो संविधान में हिंदी भाषा के संबंधी जो उपबंध बने थे, सारे अनुच्छेद भाषा को लेके जो अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत उसका प्रावधान करा गया था और क्या क्या चीज़ें उन अनुच्छेदों के अंदर रखी थी, इनके बारे में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा। तो बाद में जब 1950-51 में अनुच्छेद कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हमारी 50 से हिंदी भाषा संबंधी क्या क्या उसमें विकास हुआ था, क्या क्या वो प्रगति करी थी, उसके बारे में आइए आज पढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है 1950 ईस्वी के बाद हिंदी की प्रगति। अब यहाँ से सन पूछे जाते हैं, मोस्टली यहाँ से सन आता है कि 1950। आपको 51 तक आपने सारे अनुच्छेद पढ़े, किस अनुच्छेद के अंदर क्या चीज़ें रखी गई हैं उस चीज़ को हमने समझा पढ़ा। अब बात आती है कि 51 के बाद उन्होंने उसके अंदर क्या क्या प्रगति करी। पहली बात थी कि राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने 1955 ईस्वी में बाल गंगाधर यानी कि बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। तो ध्यान रखेंगे 1955 में एक आयोग का राजभाषा आयोग का गठन हुआ है। तो जब प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि हमारी जो राजभाषा आयोग है ना, राजभाषा आयोग, इसका जो पहला वो हुआ था, राजभाषा आयोग के बहुत बार गठन हुए हैं, लेकिन अगर पूछते हैं कि पहली बार राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ था, ये इम्पोर्टेंट करेंगे इसको, क्योंकि ये पूछा जाता है। हमको सन याद करना है कि 1955 में की हुआ था, ठीक है। तो इस 1955 में जो राजभाषा आयोग बनी थी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बीजी खेर कर रहे थे। कौन कर रहे थे? खेर कर रहे थे। जब ये आयोग बना था उस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये बातें यहाँ पे मोस्ट हैं, इसको आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो 50 के बाद जो आयोग बना था 55 में बना था, और 55 में जो जिस राजभाषा आयोग का गठन हुआ उसकी अध्यक्षता खेर ने की थी, और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और इसी गठन में जो ये आयोग बना था 55 वाला, इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 21 थी। बस इतनी बातें हमको यहाँ पे याद रखनी है और की पॉइंट एक ही है ना। तो जो पहला आयोग बना था, जो आयोग बना हमारा 50 के बाद, कौन था या कब बना था? तो याद रखना, ये जो आयोग बना ये 55 में बना था, ठीक है, 1955 में बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछे तो खेर इसके अध्यक्ष थे, है ना, बीजी खेर। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। ये की पॉइंट हमको केवल इतना याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे उसमें। और जो ये समिति, ये आयोग जो गठन हुआ था राजभाषा आयोग से रिलेटेड, ये आयोग में सदस्य कितने थे? तो यहाँ पे 21 सदस्य थे, ठीक है। 21 सदस्य यहाँ पे आते हैं। इसी आयोग का जो ये 55 में जब आयोग बनती है तो इस आयोग ने अपना प्रतिवेदन, देखो 55 में बन रहा है तो प्रतिवेदन कब सौंपेगा? ये 56 में, ठीक है। तो इस राजभाषा आयोग ने अपना प्रतिवेदन 56 में दिया, जो संसद के समक्ष 57 में रखा गया, ठीक है। तो जब आयोग बना, 55 में आयोग बनता है, 56 में ये अपना प्रतिवेदन सौंप देता है, ठीक है। और जब 56 में ये सौंप देता है तो इनका सौंपा हुआ जो ये प्रतिवेदन था ये संसद के समक्ष आता है 57 में। तो 1955 में आयोग बना, 56 में उसने अपना प्रतिवेदन दिया और 57 में वो संसद के समक्ष प्रस्तुत हुआ या वहाँ पे रखा गया, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ था? जो राजभाषा आयोग की जो सिफारिशें थी, जो इन्होंने अपना ये सौंपा था, जो 56 में दिया इनको जब ये गठन हुआ, तो इसकी जितनी भी चीज़ें उन्होंने दी थी 56 में सौंपी, और 56 से ये 57 में संसद के सामने गठित हुआ, वहाँ पे दिया गया। तो इस आयोग की जो सिफारिशें थी, इनकी समीक्षा के लिए क्या किया गया? 57 में ही, ठीक है, 57 में ही एक समिति बनाई गई, ठीक है। जो अब जांच करने वाली भी तो समिति है ना, कि जो संसद में सौंपी गई 57 में, तो इसमें क्या वर्क कर रखा है? इसके लिए एक संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति बनाई गई। और इस राजभाषा किसके लिए? जो ये 57 में इन्होंने प्रतिवेदन सौंपा था ना, इसी की जांच करने के लिए या इसकी समीक्षा करने के लिए 57 में ही एक संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? यहाँ भी तो अध्यक्ष होंगे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और ये जो गठन हुआ था, इसी संयुक्त इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 30 थी,
ठीक है। तो ये 30 डिवाइड हो जाते हैं। कैसे डिवाइड होते हैं? इसमें जो 20 होते हैं ये लोकसभा से होते हैं और 10 जो सदस्य होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना। जो ये संयुक्त संसदीय समिति का गठन होता है 57 में, इसमें 30 सदस्य थे, 20 उसमें लोकसभा से थे और 10 सदस्य इसमें क्या थे? लोकसभा के थे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति ने 2 आयोगों की स्थापना की। ठीक है। अब क्या होता है, जब 57 में जब ये आयोग होती है, ये जब उनके 55 के आयोग जो राजभाषा आयोग होता है उस पर पूरी जांच पड़ताल करती है, तो अपना भी वो चीज़ राष्ट्रपति को देती हैं। तो राष्ट्रपति उस संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव को ध्यान में रखते हुए 2 स्थायी आयोग बनाता है। क्या बनाता है? 2 स्थायी आयोग बनाता है। ये 2 स्थायी आयोग कौन होते हैं? एक राजभाषा आयोग होता है, राजभाषा आयोग है ना, जिसको राजभाषा विधायी आयोग भी बोलते हैं, और एक होता है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। ठीक है, शब्दावली आयोग। तो दोनों को याद रखना, राजभाषा विधायी आयोग और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, और ये दोनों का गठन होता है 1961 में। ठीक है, 61 में। ठीक। अब अंतर केवल कितना होता है? जो राजभाषा वाला होता है ये विधि मंत्रालय के हाथ में होती है। ठीक। और जो ये वैज्ञानिक वाला होता है ये शिक्षा मंत्रालय की होती है। ठीक है। तो यही चीज़ इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि जो 2 विधायी आयोगों का गठन करता है जो राष्ट्रपति होते हैं, जब वो करके 2 स्थायी आयोगों की स्थापना, स्थायी है ना, पहले तो अस्थायी हो रहे होंगे, लेकिन एक स्थायी देते हैं कि राजभाषा विधायी आयोग बनेगा और एक वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग बनेगी। ऐसा निर्णय कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये कब स्थापित करते हैं? तो ये वर्ष 1961 होता है दोनों का। और इसमें जो राजभाषा संबंधी होता है वो विधि मंत्रालय के हाथ में होता है, जबकि जो वैज्ञानिक तकनीकी वाला होता है वो शिक्षा के हाथ में होता है। ठीक है। अब अधिनियम है, देखिए। फिर इसके बाद जो विकास आगे फिर क्या होता है, सन 1976 में, 61 में बना, तो जो 76 सन आता है यहाँ पे राजभाषा विधायी आयोग को समाप्त कर दिया जाता है। 2 बने थे, वैज्ञानिक वाली तो रह जाती है, लेकिन जो राजभाषा वाली बनती है इसको 76 में क्या करते हैं? निरस्त कर देते हैं, यानी कि इसको बंद कर देते हैं। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम बने थे। फिर आगे क्या होता है, कुछ अधिनियम भी बनाए गए, जैसे राजभाषा अधिनियम। इसका समय पूछते हैं कि ये 63 में बना था। राजभाषा अधिनियम कब बना? 63 में बना। 63 में अधिनियम को कब संशोधित किया गया? तो 67 में ये इसको संशोधित किया गया। ठीक, 63 में बना था। ठीक 4 साल के बाद इसमें संशोधन हुआ, फिर कुछ चीज़ और हुआ होगा। फिर राजभाषा संकल्प बना। संकल्प कब बना था? 68 में बना। फिर इसके बाद प्राधिकृत पाठ यानी कि केंद्रीय विधि अधिनियम बना, ये 73 में बना। फिर राजभाषा नियम बना, ये 76 में बना। तो यहाँ एक चीज़ें क्लियर हुई। सबसे पहले जब अधिनियमों को क्रिएट किया गया, हमारे पास राजभाषा अधिनियम बनती है। वो कब बनती है? 63 में बनती है। फिर यही चीज़ को 4 साल के बाद 67 में संशोधित कर देते हैं। ठीक है, जब 67 में ये संशोधित होती है तो ठीक 67 के 68 में एक और आ जाती है जिसको राजभाषा संकल्प बोलते हैं। फिर 68 के बाद 73 में आती है प्राधिकृत पाठ यानी कि केंद्रीय विधि अधिनियम, और 73 के बाद आता है राजभाषा नियम। नियम कितने बना देते हैं? 76 बना देते हैं। ठीक है, तो 63 से शुरू होता है हमारा अधिनियम। 63 वाले को राजभाषा अधिनियम कहते हैं। इसमें कुछ चेंजेस करके 4 साल के बाद 67 में उसमें संशोधित किया जाता है। 68 में संकल्प लिया जाता है तो राजभाषा संकल्प हो गया। यहाँ पे अधिनियम बनता है 63 में, फिर 67 में उसमें संशोधन हो गया। 68 में संकल्प लिया जाता है और फिर उस संकल्प को प्राधिकृत किया जाता है। ठीक है, तो प्राधिकृत आ रहा है ना, तो त से 73 हो गया। 73 में प्राधिकृत होता है और फिर उसके बाद 76 में क्या होता है? ये नियम बना देते हैं। 76 में फिर राजभाषा नियम बना देते हैं। शुरू में 63 में अधिनियम, राजभाषा में अधि जुड़ेगा और अंतिम में जो 76 वाला है वहाँ पे अधि हट जाएगा तो राजभाषा नियम रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सन हमको अधिनियमों से रिलेटेड याद करने हैं। आगे बोलते हैं कि जो राजभाषा अधिनियम 1963 थी, इसमें कितनी धाराएं थी? 9 धाराएं थी। जो शुरू में 63 थी, जो संशोधित हुई थी 67 में, जब ये शुरू में 63 में थी तो उसमें कितनी धाराएं प्रयोग हुई हैं? 9 धाराएं उसमें थी। राजभाषा नियम जो 76 वाला था उसमें 12 नियम आ गए थे। जो लास्ट वाला हम पढ़ते थे ना, एक शुरू वाला हमने क्या पढ़ा? शुरू वाला राजभाषा अधिनियम था, ध्यान रखना, अधिनियम था, है ना, अधिनियम। तो ये तो 63 में बना था
और फिर ये 67 में इसमें संशोधन होता है। जो 63 वाला था इसमें 9 धाराएँ थी यहाँ पे। फिर अंतिम क्या आता है, अंतिम भी तो ऐसे ही आता है ना, एकदम राजभाषा की तरह लिखते हैं उसको भी, राजभाषा लिखते हैं, बस ये अधि शब्द को न लिख करके केवल नियम लिख देते हैं। जो अंतिम वाला राजभाषा अधिनियम था ये 70 कितने में आता है, ये 76 में आता है। ठीक है, जब ये 76 में आता है तो इसमें 12 आपको क्या मिलते हैं, नियम मिलते हैं, क्योंकि ये नियमों की बात कर रहा था तो इसमें 12 नियम होते हैं और यहाँ पे 9 अधिनियम होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि जो राजभाषा नियम है ये 76 के अधीन केंद्र सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया था। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारा हम जो क ख ग वर्ग की 3 वो पढ़ते हैं ना कि क वर्ग में कौन सी किसको किन राज्यों को रखा गया, या ख वर्ग में कौन सा क्षेत्र आता है, या ग वर्ग में कौन सा क्षेत्र आता है। तो ये जो क ख ग करके बांटे गए क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है किसके अंदर आता है, तो आपको याद रखना है ये राजभाषा नियम 1900 कितने के अंदर आता है, 76 के आता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीधे पूछेंगे कि क ख वर्ग क्षेत्र जो रखे गए हैं किस अधिनियम के तहत रखे गए हैं, तो राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत रखे गए हैं। अब इनको देखिए कि ये रखे कैसे गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक क वर्ग होता है, एक ख वर्ग होता है, एक ग वर्ग होता है। ठीक है, अब इसमें आप 3 वर्गों में आपने बांटा और ये 76 के अंदर रखे गए हैं जिसका नाम राजभाषा नियम है, वो बात आपको याद रखनी है। ठीक, अब इनमें पत्राचार करना है। ठीक है, पत्राचार सब में होना है। पत्र व्यवहार, जो पत्र व्यवहार होगा क में भी होगा, पत्र व्यवहार ख में भी होगा, पत्र व्यवहार ग में भी होगा, तीनों में होगा। ठीक, जो ये वाला है ना, यहाँ पे पत्रव्यवहार क वर्ग है तो ये हिंदी में होगा केवल। जो ख है ये हिंदी इंग्लिश दोनों को लेगा। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी, और लेकिन ग वाला केवल अंग्रेजी को लेगा क्योंकि ये यहाँ पे हिंदी का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगर इसका समर्थन मिला होता तो आज हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में गिनी जाती। तो यही चीज़ होती है कि यहाँ पे केवल इंग्लिश बोली जाती है और इनके साथ पत्राचार करने के लिए केवल अंग्रेजी में पत्राचार होता है। ठीक, अब देखिए कौन आता है क वर्ग में। पहले क वर्ग के आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ अगर नाम पूछ देता है कि क वर्ग में कौन क्षेत्र आता है, ग में कौन आता है और ख में कौन आता है। अब इससे तो आपको चला होगा ना, जहाँ हिंदी बोली जा रही है यानी यहाँ हिंदी वाला क्षेत्र आएगा। जो ख बोली है इसमें दोनों भाषा बोलने वालों का क्षेत्र आएगा। जो ग है यहाँ पे बिल्कुल हिंदी ना बोलने वाले आएंगे। तो पत्राचार जो करेंगे तो इसमें कौन कौन आएंगे, देखिए कहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। जैसे हमारा जो जिसको हम वेस्ट बंगाल कहते हैं ना, पश्चिमी बंगाल कहते हैं, पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि केवल अंग्रेजी में पत्राचार होगा पश्चिमी बंगाल में। इसके साथ हमारे एक उड़ीसा राज्य मिलता है, उड़ीसा में भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हम केवल इंग्लिश में ही पत्राचार कर सकते हैं। एक हमारा उत्तर पूर्व, जैसे उत्तर में हमारा हिमालय है और पूरब में हमारा सन निकलता है, तो दोनों हमारे हिमालय और पूरब दो काम होते हैं वहाँ। उत्तर पे हिमालय निकलता है, पूरब से सन निकलता है, तो उत्तर पूर्व का जो एरिया है यहाँ पर भी केवल अंग्रेजी में होगा पत्राचार। ठीक है, और इसके बाद जो द्रविड़ी है, द्रविड़ी का मतलब आप दक्षिण से ले लीजिए, जो तमिल तेलुगु कन्नड़ जो इस तरह के वो भाषा वाली क्षेत्र होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको क्या बोलूँगा, केवल अंग्रेजी में ही पत्राचार होगा। तो ग वर्ग के चारों नाम एकदम रट लेना कि कौन से आ रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल हो गया, इसके बाद उड़ीसा को आपको याद करना है, और उत्तर पूर्व दोनों एक ऐसे होते हैं कि उत्तर में हिमालय है और जो पूरब है वहाँ से सन निकलता है। तो ये भी हमारा किस में आता है, जहाँ पे हिंदी में पत्राचार नहीं होता है, केवल और केवल अंग्रेजी में पत्राचार वाला वो वाला क्षेत्र है। और इसके बाद एक आता है द्रविड़ी मतलब जो दक्षिण के हमारा हिस्सा हो जाता है, वहाँ पर भी हमें क्या बोलनी है, केवल अंग्रेजी में पत्राचार होता है। ये कौन से वर्ग में आते हैं, ख वर्ग के आते हैं। अब द्विभाषी वाले कौन है, देखो द्विभाषी वाले में कौन है, एक आपको देखो पंजाब मिल जाता है। ठीक, एक आपको यहाँ पे गुजरात मिल जाता है जो दोनों भाषाओं को इंक्लूड करता है, पंजाब गुजरात, और एक आप यहाँ पे महाराष्ट्र को रख दीजिए, गुजरात पंजाब गुजरात महाराष्ट्र। एक आप यहाँ पे चंडीगढ़ को करिएगा, और एक आप यहाँ पर चंडीगढ़ के साथ एक आता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार। ठीक है, ये आपके उसमें लास्ट में याद कर लो कि अंडमान निकोबार द्वीप, और ये चंडीगढ़ केंद्र शासित टाइप के देश हैं। तो एक चंडीगढ़ और एक अंडमान निकोबार केंद्र शासित ये अंडमान निकोबार है ना। तो अंडमान निकोबार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, एक साथ याद कर लो। इसके साथ 3 को अलग से याद कर लो, पंजाब महाराष्ट्र और गुजरात,
है ना। 3 ये एक साथ याद कर लो कि पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया और साथ में चंडीगढ़ के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद कर लीजिए। ये 5 जो हैं ये हमारे द्विभाषी हैं, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी और हिंदी में हम पत्राचार कर सकते हैं। अब जो क वाला है, क में देखिए, क में सबसे पहले तो 3 आप प्रदेश रख लीजिए। जैसे 3 प्रदेश कर रहे हो तो 3 प्रदेश से आप इसको याद कराने के लिए सीधे ये जान लीजिए, जो क वर्ग वाला है ना, इसमें 3 तो प्रदेश आएंगे। 3 प्रदेश आ रहे हैं तो 3 नाम ऐसे कर लो। 3 प्रदेश में आप किसको जानते हो? देखो, एक उत्तर प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया और एक आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। 3 प्रदेश आ रहे तो याद करना चाहते, 3 प्रदेश हमने याद कर रखे थे, जहाँ पे केवल हिंदी में पत्राचार होता है। 3 तो प्रदेश ही है हमारे पास, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो ये हिमाचल प्रदेश मैंने लिखा ना, जो मैंने हिमाचल, इसी हौ से आप एक हरियाणा को याद कर लेना, है ना। इससे आपको हरियाणा ईजी हो जाएगा कि हाँ, एक हरियाणा भी इसी हौ से आया था। तो 3 प्रदेश हमने इंक्लूड किए। कौन कौन से किए? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश। जैसे ही हिमाचल प्रदेश आया उस हौ से हमने एक और लैंग्वेज कर ली, एक और क्षेत्र ले लिया, हरियाणा। ठीक है, जब हरियाणा हमको मिल जाएगा तो अब क्या जाएंगे हम इसके बाद हम जाएंगे एक राजस्थान पे। 4 लेटर का फिर राजस्थान भी आ जाता है हमारे पास, 4-5 लेटर का। एक राजस्थान को ले लेंगे और एक अब हमारे पास आएंगे बिहार। ठीक है, एक हमारे पास बिहार, छोटा छोटा बिहार आ जाएगा हमारे पास, और एक हमारे पास दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली जो हमारा केंद्र है। ठीक है, तो ये हमारे पास बिहार, दिल्ली छोटे हैं इसमें, और 3 हमारे पास यहाँ पे प्रदेश हैं। इस प्रदेश से हमने हरियाणा को निकाला और एक बड़ा वाला हमारे पास राजस्थान आ गया। अब दिमाग में करिए, 3 प्रदेश थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से हमने हरियाणा को निकाला, हरियाणा का जैसा बड़ा नाम राजस्थान, और 2 छोटे थे, बिहार और दिल्ली। इतने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे पत्राचार हमारा किस में होता है? हिंदी में होता है। तो और ये जो पत्राचार करके जो ये बटे हैं, ये 76 किस में बढ़ जाते हैं? ये 1976 के जो हमारा राजभाषा नियम बनता है 1976 में, उसके तहत ये आते हैं। इसको आपको मोस्टली याद करना है। यहाँ से एक प्रश्न क ख ग वर्ग से बनते हैं। तो छोटी सी वीडियो है, ताकि मैं छोटा वीडियो यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें आसानी से आप समझ जाएँ, लोड ना पड़े दिमाग पे, 1-2 बार आप उसको देख पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सुनने के लिए इसको, और ज़रूर शेयर करें, जोड़ें। और आगे मैं एक छोटा टॉपिक हिंदी व्याकरण का इतिहास उसमें लेके आऊँगी, और उसमें थोड़ा सा पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नामों को याद करेंगे। फिर हम मानक हिंदी पे बात करेंगे, और कुछ छोटी छोटी वीडियो के साथ जब हमारी हिंदी शुरू होगी वहाँ से थोड़े से हम लेंदी थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार।